हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब बच्चों? अगर आप लोग SOSC के स्टूडेंट हो और आप लोगों ने अपना स्कोर चेक किया, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपना स्कोर कैसे चेक करोगे। बहुत सारे बच्चों ने चेक किया और बच्चे नाखुश हैं। बच्चों को ये लगता है कि मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए थे, मेरे इतने कम मार्क्स कैसे रह गए। अगर मान लीजिए, मैं एक स्टैंडर्ड मान के बता रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे 300 नंबर का पेपर होता है तो बच्चों को ये उम्मीद थी कि मेरे कम से कम मान लीजिए कि 200 तो आने ही आने थे, भले से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक। तो यहाँ पे बच्चे के जो मार्क्स जब उन्होंने चेक किए तो उनके मार्क्स किसी के 50 हैं, किसी के 110 ही रह गए और किसी के 40 तक पहुँचा दिए गए। तो ऐसा रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या फैक्ट है, उन सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन भले ही ना हुआ हो, लेकिन आप लोगों को एक नई चीज़ आज सीखने को मिलेगी कि ये फैक्टर क्या होता है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये टर्म जो है, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन में आप लोग को बताने वाला हूँ, ये आप लोगों को कैसा लगा। जाहिर सी बात है आप लोगों को बुरा ही लगा होगा क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। और अपने विचार से एक बार बताना कि क्या ये चीज़ सही है या फिर कि नहीं है। देखिए, सबसे पहले एक बार मैं आप लोगों के सामने कट ऑफ डिस्कस कर लेता हूँ, जिसको लेके बहुत ज़्यादा बच्चों में जो है गुस्सा है कि यहाँ पे जैसे स्टेम में क्लास 9th के लिए आप लोग यहाँ सामने स्क्रीन पे देखिए, स्टेम में क्लास 9th के लिए जनरल के लिए जो कट ऑफ गई है वो गई है 200 और वहीं पे OBC के लिए गई है ओनली 129। बात समझ में आई? और ST के लिए तो 0 है, ठीक है, ST के लिए 0 है। अगर मैं PCB क्लास 11th की बात करूं तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 205 है, OBC के लिए 45। देख रहे हो कि मतलब सीधा 150 नंबर कम। और वहीं पे SC के लिए 50 है और ST के लिए तो -12 पे, ठीक है, -12 पे है। यहाँ पे अब ये क्या फंडा है सारा कि जहाँ पे एक बच्चा 205 या 204 भी रह जाते हैं तो उसका एडमिशन नहीं हो पाता है, लेकिन एक जो है वो -12 लेकर आ जाता है, -6 लेकर आ जाता है, उसका एडमिशन हो जा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इन्हीं सब फंडों को मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। बाकी आप लोगों ने कट ऑफ देख ली होगी, वरना आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे परसेंटाइल वगैरह में भी दे रखा है, उन सभी चीज़ों को बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक तरीका आप लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आप लोग समझ पाओ, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे आपका एडमिशन जो है कई केसेस ऐसे भी आए, बच्चों ने बोला कि पहले तो मुझे नॉट सेलेक्टेड बता दिया था, अब जो मेरा परसेंटाइल है वो जो है कट ऑफ को क्रॉस कर रहा है, तो सर मैं क्या करूं? तो मैंने उनसे बोला कि बच्चों जाओ और अपने एडमिशन के लिए बात करो। और क्या करोगे, ठीक है, जाइए आप पहले अपने स्कूल में एडमिशन के लिए बात कीजिए। बाकी जिनका एडमिशन हो भी चुका है वो भी इस चीज़ को देख ले, वो भी कुछ सीख लेंगे। और साथ में एंड में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात भी मैं बताने वाला हूँ जिनका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, मान लीजिए कि हमने सेट A, B और C, वैसे तो 4 सेट आए थे A, B, C और D, तो मैं आप लोगों को 3 सेट का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। मेरे पास यहाँ सेट A का जो है, मान लीजिए कि किसी बच्चे के मार्क्स 55, 58, 60, 62, 65, 72 ऐसे मार्क्स आते हैं, है ना, सेट A के अंदर। तो सेट A के अंदर ऐसे मार्क्स आने वाले 55 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 75 परसेंटाइल बच्चे हैं। 70 मार्क्स लाने वाले सेट B के अंदर कितने हैं? 75 हैं। सेट C के अंदर 40 मार्क्स ही आए बच्चों के, ठीक है, यानी कि सबसे लोएस्ट मार्क्स रहे। हाईएस्ट मार्क्स की बात करूं तो सेट A में हाईएस्ट मार्क्स जो है 72 गए, सेट B में 92 गए और सेट C में 51 गए। तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि सेट B जो है वो सबसे ज़्यादा ईजी था, ठीक है, और जो सेट C है वो सबसे ज़्यादा क्या था, यहाँ पे डिफ़िकल्ट था, ठीक है। और ऐसा हुआ है कुछ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर वहीं पे लाया जाता है जहाँ पे सेट होते हैं या फिर कि एग्ज़ाम डिफरेंट डे होता है। तो यहाँ पे यही फंडा यूज़ किया गया है। मान लीजिए कि जैसे सेट B हमारा इजी था, सेट C आसान था। अब कई बच्चों ने बोला कि मेरे इतने एक्सपेक्टेड मार्क्स थे कि मेरे 200 आने चाहिए, लेकिन उनके आते हैं 110। तो अभी देखो सारा फंडा समझ में आएगा कैसे हुआ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि सेट A के हमारे कितने हाईएस्ट मार्क्स है? 72 है। और 72 हाईएस्ट लाने वाले, या यहाँ से 92 हाईएस्ट लाने वाले, यहाँ से 51 हाईएस्ट लाने वाले कितने बच्चे हैं? 99 में से कोई एक आध बच्चा है। 65, 88 और 50, यानी कि सेट A में से 65 लाने वाले 95% में से कितने, 95% बच्चों को छोड़ के तो कितने रह जाते हैं? 5% बच्चे। 88 लाने वाले कितने रह जाते हैं? 5%। से 50 नंबर लाने वाले 5% रह जाते हैं। तो यही होता है परसेंटेज कि कितने बच्चों के जो है मार्क्स आए। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ की बात करूँगा तो 55 कितने बच्चों के आए थे? 75 में से माइनस करोगे, 100 में से माइनस करोगे 75
25% बच्चे ऐसे थे जिनके 55 नंबर आए थे सेट ए में से, सेट बी में से 25% बच्चे ऐसे थे जिनके 70 आए, सेट सी में से 40 नंबर लाने वाले 75% बच्चे थे। ये टेबल और भी ऊपर जा सकती है क्योंकि परसेंटाइल 0 से स्टार्ट होती है और 100 तक जाती है, तो मैं पूरा नहीं दिखा सकता, तो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। तो देखो यहाँ पे 72 हाईएस्ट था भाई, अब जब यहाँ पे 72 हाईएस्ट है तो इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग बाकी दोनों सेट भी किए जाएंगे। तो अगर मुझे 72 को नॉर्मलाइज करके 72 बनाना है, 92 को नॉर्मलाइज करके 72 बनाना है, क्योंकि ये तो इजी सेक्शन था, तो इसके मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसके मार्क्स जब डिक्रीज होंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे के लिए, -20 हो जाएगा। जैसे किसी बच्चे का 92 आया तो उसका नॉर्मलाइज में -20 हो जाएगा, ठीक है, मतलब -20 घट जाएंगे तभी तो 72 हुआ। जितने भी मार्क्स उसके आए होंगे उसी अकॉर्डिंग माइनस हो जाएंगे। सेट सी में अब उसको 72 बनाना है, तो 72 बनाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे 19, ठीक है, 19 ही ऐड करेंगे, नहीं 21 ऐड करोगे। कितना ऐड करोगे, प्लस में 21 अगर ऐड करोगे तब जाके कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो नॉर्मलाइज में अगर सेट सी वाले बच्चे जिनका पेपर कठिन आया था उनके लिए तो +21 मार्क्स का बेनिफिट हो गया। ये एक एग्जाम्पल है, एक डेमो है, इसी तरीके से आपका भी हुआ है। अब ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे ये बोले कि सर हमारा भी सेट बी था, मेरे फ्रेंड का भी सेट बी था, हमारे मार्क्स में जो है इसके BC बढ़े, मतलब BC माइनस हुए, मेरे कुछ ज़्यादा माइनस हो गए या मेरे कम ही माइनस हुए, मैं तो फ़ायदे में रह गया। तो वहाँ पे फ़ायदा भी होता है। अब देखो जैसे 75 परसेंटाइल वाले, यानी कि 25% ऐसे बच्चे जिन्होंने इतना मार्क्स गेन किया है सेट A, B और C में से, तब यहाँ पे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो इसको 55 बनाना है, तो इसको 55 बनाने के लिए -15 ही करूँगा, ठीक है, और इसको 55 बनाने के लिए प्लस में 15 कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पे सेट बी में देखो, अगर सेट बी के जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, एक बच्चे को -15 का लॉस हो रहा है और दूसरे बच्चे को -20 का लॉस हो रहा है। और यहाँ पे अगर इसको +21 का फ़ायदा होता है, इसे तो यहाँ पे इसको +15 का ही फ़ायदा होता है, इसे 21 नंबर फालतू मिले, इसे 15 नंबर ही फालतू मिले। तो यहाँ पे ये फैक्टर थोड़ा बहुत काम करता है नॉर्मलाइजेशन का, और नॉर्मलाइजेशन जो है वो कुछ बच्चों के लिए अच्छा भी साबित हो जाता है, कुछ के लिए ख़राब भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर एजेंसी अगर वो पेपर सेट करती है तो पेपर जो है सभी के लिए डिफ़िकल्टी लेवल एक जैसा रखना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसी नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो ST वाले बच्चे हैं उन बच्चों का जो है वो माइनस में भी, यानी कि नेगेटिव में भी उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो यही रीज़न है। अब आपको ये रीज़न, मतलब ये जो फंडा है कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो होना चाहिए या फिर कि नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग का एडमिशन जहाँ पे भी हो गया है, आप लोग चाहे गवर्नमेंट स्कूल में है, किसी भी स्कूल में हो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। स्कूल इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है जितना आप लोगों ने इस चीज़ को बना रखा है। बस ये बातें थी, एक अपॉर्चुनिटी थी जिसके बारे में मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बताता कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम मैं पहले भी कहता आया हूँ, एग्ज़ाम 20 तरीके के होते रहते हैं। JNV का एग्ज़ाम होगा, KV का एग्ज़ाम होगा, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, स्कूल के होंगे, अभी कॉलेज में जाओगे उसके लिए एग्ज़ाम एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम तो लाइफ में बहुत सारे हैं, तो आपको अभी हिम्मत नहीं हारनी है। तो पहला एग्ज़ाम था, नहीं सक्सेसफुल हुए कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहेंगे, आगे भी देना, आगे सक्सेसफुल होना। अभी आप लोग जहाँ पढ़ाई कर रहे हो, क्लास 9th में हो या फिर कि क्लास 11th में हो, अपनी स्टडीज़ को अच्छी तरीके से करो, ठीक है, और अच्छे मार्क्स गेन करो। आगे कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको मिस मत करना, बस ये कहना चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है। ये तो बात हो गई सारी। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो परेशान बिल्कुल ना हो, जैसी लाइफ चल रही है बस अपना 100% देते रहो। कम से कम ये तो ना लगे, अपने आप से चीट मत करना, कभी ऐसा ना लगे कि हाँ मैं पढ़ लेता, मेरे पास टाइम था लेकिन फिर भी मैंने नहीं पढ़ा, तो वो हमें सबसे ज़्यादा बुरी बात लगती है। यहाँ पे अगर हमने मेहनत करी फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले से कहता रहा हूँ कि आपने अटेम्प्ट किया, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब कुछ बातें उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, उन बच्चों के लिए कुछ नोटिफिकेशन है। यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन बच्चों हो चुका है तो अगर आप लोग अपना स्कूल चेंज कराना चाहते हो तो कौन से बच्चे जो हैं वो अपना स्कूल चेंज करा सकते हैं, उनके बारे में भी एक बार आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर बच्चों आप लोग रोहिणी सेक्टर 23 वाले स्कूल से हो, रोहिणी सेक्टर 23 के स्कूल से हो, या फिर के द्वारका सेक्टर 10 से हो, या फिर के SOSC कालकाजी से हो,
तब आप लोग क्या कर सकते हो, अपना स्कूल जो है वो ट्रांसफ़र करा सकते हो। आपको इसके लिए अपने स्कूल में पूछना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रांसफ़र कराना चाहिए तो आप लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। क्लियर। और बाकी आप लोगों का टीसी के लिए मैसेज आ रहा है बहुत बच्चों को कि अपनी टीसी जो है निर्धारित समय पर आप लोग सबमिट करा दीजिए। तो अगर आप लोगों की टीसी जो है इशू नहीं हुई है पुराने वाले स्कूल से, तो जाइए वहाँ पर बात करिए और अपने SOSC वाले टीचर से थोड़ा सा और टाइम मांग लीजिए जब तक आप लोग की टीसी जो है इशू नहीं हो जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। और जिन बच्चों का एडमिशन हो गया उन बच्चों के लिए नोटिफिकेशन भी है कि बच्चे स्कूल कब से आएंगे, कैसे आएंगे। क्लास 11th के बच्चे जो हैं वो PCM वाले बच्चे सेक्शन C और D मिला है। ठीक है, सेक्शन C और D मिला है जो कि TTS में जाएंगे। क्लास 11th के बच्चे जो PCB वाले हैं वो MWF में जाएंगे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। स्कूल टाइमिंग 8 से 11 रहने वाली है। और यूनिफॉर्म की बात करें तो प्रीवियस स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर जाओगे या फिर के वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के या फिर के ब्लू पैंट पहन के जा सकते हो। कैजुअल में नहीं जाना है और अपना लंच और वाटर बॉटल लेकर जाना है। और अपनी सीटिंग अरेंजमेंट जो है, आपके गार्ड जहाँ पे खड़े होते हैं स्कूल के, वहाँ पे आपकी सीटिंग अरेंजमेंट लगी होगी, वहाँ पर जाके देख लेना। एक्स्ट्रा मास्क लेकर जाना, रफ कॉपी लेकर जानी है और स्टेशनरी आइटम जो भी होता है वो लेकर आप लोगों को जाना है। ये आप लोगों के लिए जानकारी थी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो, नॉर्मलाइजेशन समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर भी करना, ताकि आपके और भी जो अगर दोस्त हैं तो परेशान ना हो इस बात के लिए कि ये कैसा पैटर्न है, मेरे इतने कम नंबर कैसे आए हैं। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।